नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी अजमेर के द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती के लिए प्रथम प्रश्न पत्र पेपर टेस्ट जीके पेपर के लिए हम देख रहे थे मॉडल टेस्ट पेपर। ये हमारा जो मॉडल पेपर रहेगा वो रहेगा 4 नंबर का दोस्तों। इससे पहले हमने 3 मॉडल पेपर देख लिए हैं, प्लेलिस्ट बना दी है, 20 मॉडल पेपर हम देखेंगे। और ये मानकर चलिए कि आपका बहुत अच्छा रिवीजन यहाँ पर होगा। आपको अपना जो स्तर है वो इन मॉडल पेपरों के द्वारा पता चल जाएगा। प्रतिदिन 9 से 10 बजे के बीच हमारा ये मॉडल पेपर स्टार्ट होता है, तो आप समय निकाल कर सभी साथी जो साथ जुड़ते हैं वो इसी समय रात की 9 से 10 बजे के बीच सभी साथी आ जाइए दोस्तों। मित्रों, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज, जो भी साथी पेपर फेस्ट की संपूर्ण तैयारी अभी तक नहीं कर पाए हैं, वो करना चाहते हैं अगर, तो जाइए प्लेलिस्ट कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में दोस्तों। और स्टोर के अंदर आपको मिल जाएंगे नोट्स। उन नोट्सों के द्वारा पेपर फेस्ट की संपूर्ण तैयारी कीजिए दोस्तों। रही बात करंट अफेयर्स की, तो नवंबर महीने और दिसंबर जब एग्जाम होता है तब तक हम करंट अफेयर्स के बहुत अधिक क्वेश्चन देख लेंगे, जिनसे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी दोस्तों। सेकंड ग्रेड पेपर पेस्ट की संपूर्ण क्लासें यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आपको वहां से अटेंड कर सकते हैं जाकर दोस्तों। और जो साथी टेस्ट देना चाहते हैं ऐप पर, उनके लिए भी दीपावली के ऊपर ऐप के ऊपर टेस्ट उपलब्ध करवा दिए जाएंगे दोस्तों। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए दोस्तों। एक बार सभी साथी जल्दी से शेयर कर दें। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सुमेलित करना है। यहां पर निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए मित्रों। पहली बात, पर्याप्त समय आपको मिलेगा हर क्वेश्चन में, आपको कमेंट करके उत्तर उसका देते रहना है दोस्तों। जिला और पर्यटन स्थल यहां पर आपको दिए गए हैं, सुमेलित कर दीजिए दोस्तों। अलवर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, डिग, कोलायत, सोनीजी की नसियां और पांडुपोल। सबसे पहले देखिए डिग। डिग कहां पर है? भरतपुर के अंदर। कोलायत कहां पर है? बीकानेर में। सोनीजी की नसियां कहां पर है? अजमेर में। और पांडुपोल कहां पर है? अलवर के अंदर दोस्तों। 4 3 2 1 ऑप्शन आपका सी यहां पे सही हो रहा है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए। निम्नलिखित में से कौन आड़ के उत्खनन से संबंधित नहीं है? अक्षय कीर्ति व्यास, बी के थापर, आर सी अग्रवाल, एच डी सांकलिया। आहड़ हमारे सिलेबस में है, ये उदयपुर जिले में बेड़च नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। प्राचीन शिलालेखों में नाम मिलता है ताम्रवती नगरी दोस्तों। 10वीं 11वीं शताब्दी में किस नाम से जाना जाता था आड़ को? आघाटपुर या आघाट दुर्ग के नाम से दोस्तों। उत्खनन कार्य सबसे पहले 1953 में जो किया था वो किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्षय, सर्वप्रथम उत्खनन कार्य है जो अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ था 1953 के अंदर। तो ये तो थे हमारे। अब देखिए मित्रों, 1956 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में, आर सी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल 1956 के अंदर इनके नेतृत्व में। इसके बाद 1961-62 में एच डी सांकलिया के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। तो यहां पे बी के था, पर यह आड़ के उत्खनन से संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। प्रतिहार शासकों में रोहिल सिद्ध के नाम से जाना जाता था। सिद्धू नहीं है, रोहिल सिद्ध या रोहिलिद्दी के नाम से। रज्जिल, हरिश्चंद्र, नागभट्ट प्रथम या वत्सराज। जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर, इसका शासन 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक रहता है। और गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन मिलता है हमें? 26 शाखाओं का वर्णन मिलता है। रोहिल सिद्ध, रोहिलिद्दी या रोहिला सिद्धि, इसके नाम से किसको जाना जाता था दोस्तों? किसको जाना जाता था? हरिश्चंद्र को दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वीराज रासो का लेखक है।
चंद्रबरदाई, वागीश्वर, जयानक या जनार्दन? पर्याप्त समय है, कमेंट कीजिए। 100% रहेंगे आपके इस टेस्ट में, क्योंकि आपका पेपर 100 प्रश्नों का रहेगा, अंक रहेंगे 200, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, समय रहेगा 120 मिनट, 2 घंटे का। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई दोस्तों। कौन है? चंद्रबरदाई है दोस्तों। अब देखिए यहां पे एक पृथ्वीराज रासो तो आ गया, आपके नाम आ गया यहां पे। अगर आपको पूछ लिया पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, अगर आपको पूछ लिया कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, तो जयानक होंगे। कौन है मित्रों? जयानक दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम दिया गया था। कल हमने देखा था, वो देखा था जालोर का लास्ट टेस्ट में। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ का क्या नाम दिया गया? 1303 के अंदर चित्तौड़ के जब शासक रहते हैं राहुल रतन सिंह, उस समय अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं, चित्तौड़ को विजय प्राप्त करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र थे खिज्र खां को चित्तौड़ का किला सौंप देते हैं, और चित्तौड़ का नाम क्या रख देते हैं? खिज्राबाद दोस्तों। क्या नाम रख देते हैं? खिज्राबाद। क्वेश्चन नंबर 6, जोधपुर के राठौड़ नरेशों में अकबर का प्रबल विरोधी था। मालदेव, चंद्रसेन, जोधा या जसवंत सिंह? बता दीजिए दोस्तों। तो देखिए मित्रों, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। जोधपुर के राठौड़ नरेशों में प्रबल, अकबर का प्रबल विरोधी, जो मारवाड़ का प्रथम शासक, पहला ऐसा शासक है जो अकबर का विरोधी है, वो है चंद्रसेन दोस्तों। अब देखिए मित्रों, चंद्रसेन को क्या क्या कहा जाता है? प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, या प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। भूला बिसरा राजा भी चंद्रसेन को कहा जाता है। और एक इतिहासकार हुए ना, रेऊ इतिहासकार है ना, इन्होंने कहा था मारवाड़ का प्रताप। किसको? चंद्रसेन को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, चित्तौड़ के साखे का प्रत्यक्ष दृष्टा था। जियाउद्दीन बरनी, फरिश्ता, अमीर खुसरो या मोहम्मद जायसी? 1303 में चित्तौड़ का साका होता है, उसका प्रत्यक्ष दृष्टा कौन था? कौन था मित्रों? बताइए। अमीर खुसरो दोस्तों। कौन था? अमीर खुसरो था दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए, मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी किस राजा को कहा जाता है? राव मालदेव, राव जोधा, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह? बताइए दोस्तों, किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। अभी भी हमने देख लिया इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल से संबंध रहे? बीकानेर, बांसवाड़ा, भरतपुर या धौलपुर? कौन सा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना हुई थी मार्च 1938 में रेवाड़ी, हरियाणा में? यह प्रजामंडल है ना जिसकी बात कर रहा हूं मैं। प्रथम अध्यक्ष बने थे गोपीलाल यादव इसके। कौन बने थे? गोपीलाल यादव। उपाध्यक्ष बने थे ठाकुर देशराज। तो यहां पे आपका जो सही उत्तर रहने वाला है वो रहने वाला है भरतपुर प्रजामंडल दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है?
मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जे नारायण व्यास, हरिदेव शास्त्री। राजस्थान के लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? किनको जाना जाता है दोस्तों? जिन्होंने मारवाड़ लोक परिषद, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की, जे नारायण व्यास को दोस्तों। तरुण राजस्थान, यह क्वेश्चन आया हुआ है। तरुण राजस्थान का प्रकाशन जे नारायण व्यास ने कब किया था? 1927 में। याद रख लेना मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सुमेलित करिए। सुमेलित करना है यहां पे। पहाड़ियां और ऊंचाई उनकी हमें दी गई है, आपको कर देना है सुमेलित। यहां पर बाबाई, तारागढ़, सायरा, रोजा बाकर, 730, 780, 873, 920। करिए दोस्तों। पहली बात, बाबाई कहां पर है? कहां पर है? झुंझुनू के अंदर। और झुंझुनू में और 780 मीटर ऊंचाई, 780 मीटर। तारागढ़ कहां पर है? अजमेर में। ऊंचाई कितनी है? 873 मीटर। शायरा कहां पर है? उदयपुर में। शायरा कहां पर है? उदयपुर में। और ऊंचाई 920 मीटर। रोजा बाकर सिरोही में है और ऊंचाई है 730 मीटर दोस्तों। 2 3 4 1। कौन सा ऑप्शन होगा यहां पे? ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, कोपेन ने राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कूट का प्रयोग किया। किसका किया दोस्तों? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर का उत्तरी पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत लिया था उन्होंने। AW, BSHW, BWHW, CWG। कौन सा? BWHW दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान में पुंगल नस्ल है बकरी की, भेड़ की, गाय की या ऊंट की? देखिए, एक तो नस्ल, एक किस्म, ये दो चीजें हैं। नस्ल पशु से संबंधित होगी, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। किस्म यानी अगर जैसे बाजरे की किस्म पूछ ली आपको, गेहूं की पूछ ली, मक्का की पूछ ली, चावल की पूछ ली, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी पेपर में। और जो पुंगल किस्म है ना, ये भेड़ की किस्म है दोस्तों। और भेड़ की अन्य किस्मों में चोकला इंपॉर्टेंट है, मालपुरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा सोनाड़ी, मारवाड़ी, नाली, ये भेड़ की किस्में लिख रहा हूं मैं आपको। मगरा, बागड़ी, इसके अलावा खेरी, जैसलमेरी, ये भेड़ की नस्लें हैं दोस्तों। इसकी है? भेड़ की नस्लें हैं दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। राजस्थान के जिलों का जनसंख्या आकार कुल जनसंख्या की दृष्टि से सही अवरोही क्रम बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए, हम पहले ऑप्शन को लेकर चलते हैं तो देखते हैं किसकी सही होगी। जोधपुर की अगर जनसंख्या मैं आपको बताने बैठूं तो जोधपुर की जनसंख्या है लगभग 36,87,000 के आसपास। 36,87,165 है कुल। अलवर की अगर हम जनसंख्या देखते हैं, अलवर की जनसंख्या है 36,74,179 के आसपास। नागौर की अगर हम जनसंख्या देखें तो नागौर की जनसंख्या है आपके वो है 33,07,000 और 7,743 दोस्तों। समझ गए? बच्चा है हमारे उदयपुर। उदयपुर की जनसंख्या है 30,68,420 दोस्तों। तो पहला ही हमारा सही हो गया, अवरोही क्रम ही दिया हुआ है पहले में। समझ गए?
जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। ऑप्शन ए यहां पे रहेगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, इस प्रकार बहने वाली नदी। बनास, चंबल, गोमती या लूणी। सबको पता है, सबने इस नदी को देख रखा है। मध्य प्रदेश से आती है, राजस्थान में बहती है, उत्तर प्रदेश में चली जाती है। एकमात्र बारहमासी नदी वो है चंबल नदी दोस्तों। जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है, भैंसरोडगढ़ के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, लगभग 6 जिले हैं जिनमें यह बहती है। समझ गए यहां पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित जातियों, जनजातियों, पंतों व उनके नर्तियों को सुमेलित कीजिए। गैर नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, संकरिया नृत्य, अग्नि नृत्य। जातियां दी गई है, भील जाति, शेखावाटी के बावरिया, कालबेलिया और जसनाती संप्रदाय। कर दीजिए दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यह मान के चलिए हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। पहला हमें दिया यहां पे, सुमेलित करिए आप जल्दी से। पहला यहां पे जो नृत्य दिया, गैर नृत्य, गैर नृत्य भील जाति का दोस्तों। कच्ची घोड़ी नृत्य कहां का है? शेखावाटी क्षेत्र का, शेखावाटी के बावरियों का दोस्तों। संकरिया नृत्य कालबेलिया जाति का नृत्य है। और अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का नृत्य है, बीकानेर में दोस्तों। तो यहां पे तो सीधा ही हो गया आपका 1 2 3 4, ऑप्शन ए यहां पे सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, मित्रों जिन साथियों ने अभी तक 5 मित्रों को हमारे साथ नहीं जोड़ा है, अनुरोध करता हूं उनसे, मैं कभी भी क्लास के बीच में कुछ नहीं बोलता हूं, लेकिन बोल रहा हूं आज क्लास में कि कम से कम 5 मित्रों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए, शेयर कर दीजिए। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां, मिश्रित पतझड़ वन, शुष्क वन या शुष्क सागवान वन। ऐसे वन डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, राजसमंद है, उदयपुर है, कोटा है, बारा है, वहां पर पाए जाते हैं दोस्तों। इनका क्षेत्रफल भी बता दूंगा कि राजस्थान में कितने क्षेत्र पर ये वन पाए जाते हैं। कौन से वन है? शुष्क सागवान वन है। और राजस्थान में इनका जो विस्तार है 6.86% क्षेत्र पर दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? धौलपुर, डूंगरपुर, सिरोही या चित्तौड़? पहली बात, कांच उद्योग, और कांच उद्योग के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? बालू मिट्टी। बालू मिट्टी जयपुर, बीकानेर, बूंदी, धौलपुर इन जिलों में मिलेगी। अब ऑप्शन देख लीजिए, आप अपने आप बता देंगे कौन से में? धौलपुर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलिए। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जहां स्थित है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जहां स्थित है कहां पर है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बता दीजिए दोस्तों कहां पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। बताइए दोस्तों कहां पर है? बीकानेर। बीकानेर में कहां पर है? बिछवाल के अंदर, बीकानेर के बिछवाल में है ये। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान में वर्ष 2021-22 के दौरान पशुपालन विभाग द्वारा पेस्ट डेस पेंटिट्स स्ट्रूमिनेट्स पीपीआर रोग के नियंत्रण हेतु कितने भेड़ बकरियों का टीकाकरण किया गया? ये रूमिनेट्स है, टाइपिंग मिस्टेक है। 2021-22 की बात है ये। कितने का पीपीआर रोग के नियंत्रण लिए प्रदेश के अंदर कितनी भेड़ बकरियों का टीकाकरण किया गया है? 5.68 लाख भेड़ बकरियों का दोस्तों। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21,
मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे सवाई मान सिंह, उदयभान सिंह, टीकाराम पालीवाल, शोभाराम कुमावत। मत्स्य संघ राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से। 4 रियासतों का एकीकरण हुआ था। कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। प्रधानमंत्री बता दो आप तो। बताइए दोस्तों। तो प्रधानमंत्री के बारे में बात हुई है ना। अलवर जो रियासत थी ना, उसके थे शोभाराम कुमावत। कौन थे? शोभाराम कुमावत, जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। उद्घाटन किसने किया था मत्स्य संघ का? एनवी गोडगिल ने, केंद्रीय मंत्री थे। कहां पर? भरतपुर के किले में दोस्तों। राजधानी किसको बनाया गया था मत्स्य संघ की? अलवर को ही राजधानी बनाया गया था। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को दोस्तों। राज प्रमुख किसको बनाया गया था? धौलपुर के शासक थे, नाम क्या था? उदयभान सिंह दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? कर्षक आंदोलन और नेता दिए गए हैं। बेंगू आंदोलन रामनारायण चौधरी, बूंदी आंदोलन नैनूराम शर्मा, बिजोलिया आंदोलन विजय सिंह पतीक, बीकानेर आंदोलन नरोत्तम लाल जोशी। बेंगू रामनारायण चौधरी, बूंदी नैनूराम शर्मा, बिजोलिया विजय सिंह पतीक, लेकिन नरोत्तम लाल जोशी कौन है ये? राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष है दोस्तों। तो डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, बजटी आभूषण पहना जाता है? सिर, भुजा, कमर, गला। बजटी आभूषण कहां पहना जाता है? बहुत ही ट्रेंडिंग में रहा ये क्वेश्चन। कहां पर? गले के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, पटेलिया बीछियो लालर ये क्या है? पटेलिया बीछियो लालर ये क्या चीजें आपको बतानी है दोस्तों? कमेंट करके बता दीजिए। लोक नृत्य, लोकगीत, लोकनाट्य या वाद्य यंत्र? पटेलिया बीछियो लालर ये लोकगीत है दोस्तों। क्या है? लोकगीत। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये आपके लिए। मेवाड़ क्षेत्र के हैं ये लोकगीत। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? बाबूजी, गोगाजी, रामदेव जी, देवनारायण जी। लक्ष्मण का अवतार गोरक्षक, प्लेग रक्षक, ऊंटों के देवता के रूप में भी इनको पूजा जाता है। कौन से हैं? पाबू जी है दोस्तों। कौन से हैं? पाबू जी। अब देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन, पाबू जी का जन्म कहां पर हुआ था? कोल्लूमंड में, फड़ौदी, जोधपुर। कोल्लूमंड गांव, फड़ौदी, जोधपुर के अंदर। एक क्वेश्चन आया था कि पाबू जी का घोड़ी है उसका नाम क्या था? घोड़ी का नाम केसर कालमी। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए ये, समझ गए? पाबूजी की फड़ नाइक जाति के भोपे होते हैं, वो बांचते हैं। रावण हत्ता वाद्य यंत्र है वो प्रयोग में लेते हैं दोस्तों। आराध्य देव किनके हैं ये पाबूजी? आराध्य देव रायका या रेबारी जाति के। क्वेश्चन नंबर 26, नारी संत दयाबाई शिष्या थी? संत चरणदास जी की, संत निम्बकाचार्य की, संत रैदास की, संत रामचरण की। नारी संत दयाबाई शिष्या थी। बताइए दोस्तों। देखिए दयाबाई, दयाबाई का जन्म हुआ था अलवर जिले के अंदर। अलवर जिले का गांव था एक, नाम था डेहरा गांव। डेहरा गांव में
समझे यहां से, इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। दयाबोध विनय मालिका ग्रंथों की रचना दयाबाई ने ही की थी दोस्तों। समाधि कहां पर है दयाबाई की? समाधि, यह क्वेश्चन बन सकता है, कुछ आंतरिक क्वेश्चन। दयाबाई की समाधि कहां पर है बताइए दोस्तों, कहां पर है? रमेल गांव, कानपुर, यूपी में दोस्तों। आ गया समझ में? और शिष्या थी संत चरणदास जी की। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है? पोती चित्रण, आदम व्यक्ति चित्रण, लघु चित्रण, सेल चित्रण। बता दीजिए दोस्तों। पोती चित्रण है, आदमकद व्यक्ति चित्रण है, लघु चित्रण है, और यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, सेल चित्रण नहीं है दोस्तों। तो डी ऑप्शन सही हो गया। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, जयपुर शैली का स्वर्ण काल किस शासक का काल माना जाता है? जयपुर शैली का स्वर्ण काल किस शासक का काल? बताइए जल्दी से। सवाई प्रताप सिंह का काल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई थी? पिंगल डिंगल मारवाड़ी या संस्कृत? किस भाषा में? डिंगल भाषा में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, सुमेलित करना है मंदिर और जिला दिया गया आपको। कामेश्वर महादेव, शीतलेश्वर, पीपला माता, नीलकंठ, अलवर, जोधपुर, झालावाड़ और पाली। करिए सुमेलित। सबसे पहले कामेश्वर महादेव का मंदिर है पाली के अंदर, और पाली राज 4 नंबर पे। शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है झालावाड़ में, और झालावाड़ है 3 नंबर पे। पीपला माता का मंदिर है जोधपुर में 2 नंबर पे, और नीलकंठ महादेव का मंदिर है अलवर के अंदर। 4 3 2 1, बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? दादू पंत का साहित्य मारवाड़ी, बांगड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी। बताइए दोस्तों, दादू पंत का साहित्य किस भाषा में? दादू दयाल जी के 2 उपदेश है, वो दादूवाणी कहलाते हैं। दादू दयाल जी के उपदेश दादूवाणी कहलाते हैं। लेकिन दादू पंत का जो साहित्य है वो किस भाषा में है दोस्तों? किसमें है? ढूंढाड़ी भाषा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31, किस किले को तारागढ़ नाम से भी जाना जाता है? सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है। जैसलमेर, जालोर, सिवाना और बूंदी। अजमेर नाम नहीं आया शायद। अब बताइए दोस्तों। यह कहा जाता है बूंदी के किले को, तारागढ़ के नाम से किसको जाना जाता है? बूंदी का जो किला है उसको भी जाना जाता है। आकाश से अगर इस किले को हम देखते हैं ना, तारे के समान दिखाई देता है, ये तारे के समान। रही बात इसका निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था बरसिंह हाड़ा ने, राव बरसिंह ने दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 32, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब बढ़ता है? यह नहीं पूछा है कि कपिल मुनि का मेला कहां बढ़ता है, सबको पता है कोलायत में बढ़ता है, बीकानेर में। कब बढ़ता है? चैत्र माह, भादवा माह, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन माह। तो जिस दिन पुष्कर का मेला उसी दिन कोलायत जी का मेला, कोलायत जी में कपिल मुनि जी का मेला किस दिन? कार्तिक पूर्णिमा के दिन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? चौथ माता, छींच माता, घेवर माता, महामाया माता। शिशु रक्षक लोक देवी कौन सी माता? महामाया माता। मंदिर कहां पर है?
देखो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने रख रहा हूं मैं। मावली में, मावली उदयपुर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है, राज्य के मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष के अलावा अन्य कितने सदस्य हो सकते हैं? अध्यक्ष के अलावा 2 3 4 5 कितने सदस्य होंगे? अध्यक्ष को हटा दीजिए दोस्तों। देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन है, पहले जानकारी दे दूं, गठन कब किया गया? 18 जनवरी 1999 को। समझ गए? यहां पे क्रियाशील कब हुआ? क्रियाशील कब हुआ? ये मार्च 2000 में। समझ गए? अब देखिए यहां पे उस समय जो अधिनियम था 1993 उसके अनुसार एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे, लेकिन 2019 के अंदर संशोधन हुआ और उसके बाद राज्य मानवाधिकार आयोग के अंदर एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य, यानी कुल 3 ही मेंबर होते हैं, 3 सदस्य ही होते हैं। तो देखिए अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होंगे? 2 सदस्य दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राज्य के प्रशासन व विधायन के प्रस्तावों से संबंधित मामलों में कौन मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या विधानसभा? बताइए दोस्तों, कौन? राज्यपाल, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 36, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई 67, 1959, 1971, 1963? ये पंचायती राज जो व्यवस्था है वो किस कमेटी पर आधारित हुई, लागू की गई? ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना। बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों पर इसको लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। तो ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। कहां से लागू किया गया था? नागौर से दोस्तों। नागौर में गांव है बगदरी, वहां से। क्वेश्चन नंबर 37, किसी राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर होता है? मंत्रिमंडल सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव या प्रमुख शासन सचिव? कौन होता है? सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम कम लें और सही रहेगा मुख्य सचिव आपका। क्वेश्चन 38, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके सही कथन है उसको बताना है आपको। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि वह 6 वर्ष का कार्यकाल अथवा 60 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते हो। तो यहां पे आपको कथनों पर विचार करके सही कथन बताना है, सही कथन बताना है। तो देखिए पहला कथन तो गलत हो गया। क्यों हो गया वो आपके सामने मैं बता दूं, कारण बता दूं दोस्तों। क्यों हो गया दोस्तों? क्योंकि 6 वर्ष ये तो सही है, लेकिन उम्र 62 वर्ष, यानी उम्र 62 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। तो ये तो गलत हो गया पहला। तो दूसरा, इसका गठन 1 अगस्त 1949, ये भी आपका गलत हो गया, क्योंकि इसका गठन 20 अगस्त 1949 को हुआ है। समझ गए? तीसरा, आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, सिवाय इसके कि अध्यक्ष सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष तक पदासीन रहे। यह आपका सही है। चौथा देखिए, डॉक्टर एस.सी. त्रिपाठी आयोग की प्रथम अध्यक्ष, यह भी गलत हो गया। कौन है प्रथम अध्यक्ष? घोष, एस.के. घोष, एस.के. घोष है दोस्तों। तो यह भी गलत। सही कौन सा है यहां पे? सिर्फ तीसरा। तो सी ऑप्शन देखिए, यह रहा आपका ऑप्शन सी दोस्तों। क्वेश्चन 39, पंचायती राज व्यवस्था है स्थानीय सरकार की, स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय प्रशासन की, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की? बताइए दोस्तों। देखिए पंचायती राज को संविधान का भाग 9, समझे, अनुच्छेदों की अगर आर्टिकल की अगर हम बात करें तो 243
और अनुसूची यानी कहां पर यह वर्णित है, अनुसूची है 11वीं। तीनों चीजें याद रखनी है। और यहां पे डी ऑप्शन ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की राज व्यवस्था है दोस्तों, पंचायती राज। क्वेश्चन 40, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के। ये जो संसदीय सचिव होता है ना मित्रों, ये एक मंत्रियों की ही श्रेणी है दोस्तों। क्या होती है? मंत्रियों की ही श्रेणी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जो क्या करते हैं, जो वरिष्ठ मंत्री होते हैं उनके काम में सहयोग करते हैं दोस्तों। इनके पास कोई विभाग नहीं होता है, मुख्यमंत्री के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और शपथ भी किनके समक्ष लेगा? मुख्यमंत्री के दोस्तों। क्वेश्चन 41, राजस्थान वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि या न्यूनतम सर्वाधिक कमी वाले जिलों का सही क्रम बताना है। 2021 राजस्थान वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बताना है आपको सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई और सर्वाधिक कमी किस में हुई। वन क्षेत्र के अंदर किस में हुई? सर्वाधिक वृद्धि हुई है अजमेर में। कितने प्रतिशत, सॉरी कितने किलोमीटर प्रतिशत, क्या है यहां पे तो वन क्षेत्र देख रहे हैं ना हम, 26.45 वर्ग किलोमीटर, 4-5 वर्ग किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं सबसे कमी की, तो जालोर में सर्वाधिक कमी, जालोर में कितने किलोमीटर की, कितने वर्ग किलोमीटर की? 32.46 वर्ग किलोमीटर की दोस्तों। अजमेर जालोर, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 42, राजस्थान में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना द्वारा निम्न में से किसे वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है? दुग्ध उत्पादक समितियों, कृषक व खेतिहर मजदूर, व्यापारी या इनमें से कोई नहीं। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना किसके द्वारा दोस्तों? कृषक एवं खेतिहर मजदूरों को दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 43, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? 1 फरवरी 2019, 1 फरवरी 2020, 10 मार्च 2021, 1 फरवरी 2021। देखिए ये योजना है जो शिक्षित बेरोजगार युवा है उनको लाभ प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी और शुरू की गई थी 1 फरवरी 2019 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला भारत का राज्य बन गया है। कौन सा? दूसरा, तीसरा, पांचवां, सातवां? बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है दोस्तों। देखते हैं कौन कौन साथी। 1 नंबर पे झारखंड, 2 नंबर पे आंध्र प्रदेश और 3 नंबर पे है राजस्थान, तो तीसरा राज्य। क्वेश्चन 45, भूजल के घटते स्तर को रोकने और इसके बेहतर प्रबंधन के लिए अटल भूजल योजना के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिलों को चिन्हित किया गया है? विश्व बैंक की सहायता से यह योजना जारी की गई है, अटल भूजल योजना, 1 अप्रैल 2020 से दोस्तों। राजस्थान के कितने जिले इसमें चिन्हित किए गए हैं? 17 जिले। कितने हैं? 17 जिले हैं दोस्तों। क्वेश्चन 46, वर्ष 2022-23 के बजट घोषणा के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष कितने दिन का रोजगार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाया जाएगा? बताइए दोस्तों। 115, 151, 100 या 170? कितने दिनों का? जो महात्मा गांधी मनरेगा है ना, उसी की तर्ज पर शहरों में इसका संचालन किया जा रहा है और इसके अनुसार 100 दिन का कार्य शहरों के अंदर उपलब्ध करवाया जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन 47, राजस्थान पुलिस दिवस 2022 के अवसर
पर किस पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार प्रदान किया गया? गुमानपुरा कोटा, रामसर बाड़मेर, सोजत पाली, जेतसर श्री गंगानगर। सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार किसको? जेतसर श्री गंगानगर को। डी ऑप्शन। क्वेश्चन 48, ऑपरेशन अस्मिता किस जिला कलेक्टर की पहल है? बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। ऑपरेशन अस्मिता देह व्यापार कुरीति है, इसको समाप्त करने के लिए ऑपरेशन अस्मिता कार्यक्रम है वो शुरू किया गया था। और ये थे बूंदी के कलेक्टर। बूंदी की कलेक्टर थी, नाम क्या था? बूंदी के कलेक्टर का नाम रेणु जयपाल। रेणु जयपाल दोस्त। क्वेश्चन 49, राजस्थान सरकार द्वारा जनजातियों के विकास हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम, माडा जनजाति उपयोजना या उपरोक्त सभी? देखिए यहां पे बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम है, माडा है, जनजाति उपयोजना है, इसके अलावा और भी है, एक माडा समुदाय भी है कार्यक्रम। माडा समुदाय अलग कार्यक्रम है, माडा अलग है, ये माडा समुदाय अलग है। एक शहरिया विकास कार्यक्रम भी है, शहरिया विकास कार्यक्रम। ये 5 कार्यक्रम है जनजातियों के विकास हेतु, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 50, राजस्थान में सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देने के लिए शेखावाटी व गोडवाड़ पर्यटन सर्किट के विकास हेतु कितनी राशि की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है? बजट घोषणा 2021-22 के अनुसार कितनी राशि? 149.72 लाख रुपए दोस्तों, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 51, सुमेलित करना है पर्वत का प्रकार और क्षेत्र आपको दिया गया, युवा वलित, प्राचीन वलित, ज्वालामुखी और भ्रंशखंड। करिए मित्रों सुमेलित। युवा वलित कहां पर है? दक्षिण पूर्वी तट नहीं है, पश्चिमी तट पर है ये सिर्फ, तो उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट। प्राचीन वलित यह दक्षिणी पूर्वी तट पर है उत्तरी अमेरिका में। ज्वालामुखी यह परिप्रशांत पेटी में। और भ्रंशखंड उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पश्चिमी तट दोस्तों। 2 1 4 3 ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 52, पोलर स्टरलीच किस प्रकार की हवाएं हैं? पोलर स्टरलीच किस प्रकार की हवाएं? गर्म शुष्क, शीत शुष्क, वर्षा ऋतु हवा या स्थानीय हवा? बता दीजिए दोस्तों। शीत शुष्क हवा है दोस्तों, ये बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से माल्टा कहां अवस्थित है? बाल्टिक सागर, काला सागर, अटलांटिक सागर या भूमध्य सागर? माल्टा माल्टा एक द्वीप समूह है दोस्तों। क्या है? द्वीप समूह है। कहां पर है ये? भूमध्य सागर के अंदर। क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन सरण के लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी नहीं है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। ओजोन परत पृथ्वी का सुरक्षा कवच। कमेंट करिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है लेकिन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 55, निम्न में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती है? यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां? इराक, कुवैत, जॉर्डन और ईरान। यूफ्रेटस पश्चिमी एशिया की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, समझे? और यह बहती है इराक में दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा।
क्वेश्चन 56, क्योटो संधि के प्रावधान के अनुसार ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन 1990 के स्तर से कितने प्रतिशत कम करने का प्रावधान है? 6.2%, 8.2%, 7.2%, 5.2%। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, परफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और सही रहेगा 5.2% कमी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? कुनलुन का पठार, काराकोरम का पठार, पामीर का पठार, तियानसान का पठार। विश्व की छत तजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, अफगानिस्तान, चीन में स्थित है। ये मध्य एशिया में है। ये कौन सा है दोस्तों? विश्व के सबसे ऊंचे पठारों में से यह पठार है और यह है पामीर का पठार दोस्तों। क्वेश्चन 58, वर्तमान विश्व में कौन सा प्रदेश ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाता है? यह क्वेश्चन दूसरे टेस्ट में थे, हमारा टेस्ट 2 में आया था यह क्वेश्चन, और यह है आपका पूर्वी यूरोप दोस्तों। क्वेश्चन 59, सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। सिंपल सा क्वेश्चन, सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कृष्णा, गोदावरी, स्वर्णरेखा या कावेरी? यह है आपकी गोदावरी नदी तंत्र। देखिए गोदावरी नदी तंत्र, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। दक्षिण की गंगा कहते हैं इसको, वृद्ध गंगा की भी इसको ही कहते हैं। 2 क्वेश्चन। दूसरी बात, ये चीज तो समझ में आ गई। निकलती कहां से है गोदावरी? महाराष्ट्र जिले से, महाराष्ट्र राज्य से, महाराष्ट्र में नासिक जिले से, नासिक महाराष्ट्र से दोस्तों। गिरती कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। लंबाई की अगर इसकी बात करते हैं हम तो 1465 किलोमीटर। समझे? यहां पे एक क्वेश्चन आया था, मित्रों देखिए, इसकी सहायक नदी का था, नाम ना याद नहीं रहा। हाँ, मंजीरा किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए यहां से एक मैं जानकारी दूं आपको, गोदावरी आपका यहां पर ऑप्शन सही है। गोदावरी में नदियां गिरती है ना, उनमें उत्तर से गिरने वाली नदियां तो बहुत है, जैसे प्रणीता, पेनगंगा, पूर्णा, वर्धा, एक इंद्रावती, यह है। लेकिन दक्षिण ओर से, दक्षिण दिशा से गिरने वाली एकमात्र नदी है, वो है मंजीरा। समझे? क्वेश्चन 60, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 47, 1925, 1984 या 1885? कब हुई इसकी स्थापना? 1925 में दोस्तों। क्वेश्चन 61, नदी में निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? अभी देख लिया, अब तो सबको पता है दोस्तों। देखिए दक्षिण की गंगा तो गोदावरी है, लेकिन एक क्वेश्चन अलग बना दूं आपके सामने, दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी है, यह बताइए आप। दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है मित्रों? कावेरी। कौन सी नदी है? कावेरी नदी आपकी। क्वेश्चन 62, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए? प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित कौन हुए थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी? अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 63, भारत की विदेश नीति में पड़ोस पहले की नीति किसने प्रारंभ की? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी? भारत की जो विदेश नीति है उसमें पड़ोस पहले की नीति किसने प्रारंभ की थी? वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64,
17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल बांस धारित वन है। कुल बांस धारित वन, ये थोड़ा सा डीपली ही क्वेश्चन हो गया आपके लिए। सही बता दूं 53,356 मिलियन दोस्तों। क्वेश्चन 65, पी कोटेश्वरम ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक दिया जो संबंधित है। पी यानी पंचेती कोटेश्वरम, 1997 में जिनकी मृत्यु हुई थी, मौसम विज्ञानी थे ये। तो इन्होंने किसका दिया था? मानसून की उत्पत्ति का सिद्धांत दोस्तों। क्वेश्चन 66, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश? दक्षिण का पठार, उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत, तटीय मैदान। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? सोलह लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर यह फैला हुआ है दोस्तों। और रहेगा सही दक्षिण का पठार दोस्तों। क्वेश्चन 67, भारत की मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? उत्तराखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये 5 राज्यों से गुजरती है। मानक समय रेखा है कौन सी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा मानक समय रेखा है दोस्तों। भारत का जो प्रमाणिक समय है वो ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे हैं? 5.5 घंटे। यानी कितना समय में अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। तो देखिए ये एक तो देखिए आपका सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे उत्तराखंड इससे नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 68, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के लिए वर्ष 2020-21 से 2022-23 के लिए कितनी राशि के आवंटन को मंजूरी प्रदान की है? शायद बहुत ही कम साथियों ने। NBHM, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व शहद मिशन, NBHM, मिट्टी क्रांति, शहद उत्पादन से रिलेटेड का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। और यहां पे सही आपका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ₹500 करोड़ दोस्तों। क्वेश्चन 69, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी व अलकनंदा नदियां मिलती है? देखिए भागीरथी और अलकनंदा मिलेगी एक जगह और वहां से आगे निकलेगी गंगा। समझे? ये याद रखना है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। जगह है देवप्रयाग। ये जगह क्या क्या है? इसका नाम देवप्रयाग। कहां पर है ये? उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड, टिहरी गढ़वाल जिला है वहां पर। अगला क्वेश्चन, मूल्य ह्रास लेखांकन अद्वितीय तथा पूर्वदत्त व्यूह का लेखांकन किस लेखा अवधारणा के अनुसार किया जाता है? चालू व्यवसाय अवधारणा, द्विपक्ष अवधारणा, पृथक अस्तित्व की अवधारणा या इनमें से कोई नहीं? ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन। और सही यहाँ पे आपको बता दूं ऑप्शन आपका जो रहेगा मूल्य ह्रास लेखांकन उदत्व्यय पूर्वदत्त व्यूह का जो लेखांकन है वो किया जाता है चालू व्यवसाय अवधारणा के अनुसार दोस्तों। क्वेश्चन 71, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में जो कथन दिए गए हैं उन पर विचार करना है और सही जो कथन है वो आपको बताना है। ऑप्शन नीचे दिए गए हैं 4। पहला, अधिनियम में 110 धाराएं और 12 अनुसूचियां थी। अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत एवं देशी रियासतें इकाई के रूप में सम्मिलित थे। अधिनियम ने केंद्र एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 2 सूचियों, संघीय सूची व प्रांतीय सूची में किया। अवशिष्ट शक्तियां किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल को दी गई। बता दीजिए सही कौन कौन से हैं दोस्तों? यहां पे दूसरा सही है और चौथा सही है, बाकी ये गलत है और ये भी गलत है।
2-4 बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन बेहतर, हार्ड करेंसी से तात्पर्य है, बता दीजिए, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग दोनों स्तर हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। हार्ड करेंसी किसको कहते हैं? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग के अपेक्षा क्या हो? कम हो, जितनी मांग हो उससे कम हो, वो हार्ड करेंसी में आएगी दोस्तों। क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात उद्योग हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड से शासित नहीं है? दुर्गापुर, कुल्टी, राउरकेला, भिलाई। बताइए दोस्तों। देखिए यहां पे आपका रहेगा कुल्टी, पश्चिम बंगाल वाला। ये हिंदुस्तान उद्योग इस्पात उद्योग हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड से शासित नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन 74, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना, रबी व खरीफ फसलों को साथ उगाना, कई तरह की फसलें उगाना व पशुपालन भी करना, फलों तथा सब्जियों को उगाना। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि, मिश्रण करना मतलब कई तरीके की फसलें उगाना और पशुपालन भी करना दोस्तों, यह है मिश्रित फसल या मिश्रित कृषि। क्वेश्चन 75, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री होंगे नियुक्त होंगे, मनोनीत होंगे, चयनित होंगे या निर्वाचित होंगे? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है क्या? नियुक्ति दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इस निर्वाचक गण में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। बताइए दोस्तों, निर्वाचित सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। क्वेश्चन 77 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 को पदभार सौंपा गया? संविधान सभा के अध्यक्ष का, प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष का, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष का, देशी राज्य समिति के अध्यक्ष का? किसका? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष का, प्रारूप समिति के अध्यक्ष का दोस्तों। क्वेश्चन 78, डॉक्टर अंबेडकर ने कौन से मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा? संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार? आर्टिकल 32 में है यह चीज, और यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 79, किसने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा? राज्य नीति के निर्देशिक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, के.टी. शाह या के. संतानम? किसने? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने। क्वेश्चन 80, भारत के औद्योगिक विकास के संदर्भ में असत्य कथन आपको बताना है दोस्त। स्टार्टअप इंडिया पहल वर्ष 2016 में लॉन्च की गई। महाराष्ट्र व गुजरात सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी राज्य है। सन 1854 में पहली सूती वस्त्र मिल कवासी डाबर द्वारा स्थापित की गई। और चौथा है, भारत की पहली उद्योग नीति 1952 में जारी की गई। पहला सही, दूजा सही, तीजा सही, चौथा गलत। भारत की पहली उद्योग नीति 1952 में नहीं, 1948 में लाई गई थी। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा दोस्तों। तो डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 81, मनोवैज्ञानिक जो विशेष समूह के बच्चों के शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का अध्ययन कक्षा में करते हैं उनको कहा जाता है? शिक्षा मनोवैज्ञानिक,
परामर्शदाता, मनोचिकित्सक या विश्लेषक? क्या कहा जाता है? शिक्षा मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन 82, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा बता दीजिए। कौन सी है? मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है दोस्तों। तो क्रो एंड क्रो की मनोविज्ञान के संबंध में यह रही परिभाषा, डी वाली। क्वेश्चन 83, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की या सभी की? शिक्षा मनोविज्ञान की। किसकी है? शिक्षा मनोविज्ञान की। क्वेश्चन 84, व्यवहार में सिर्फ उसी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। व्यवहार में सिर्फ उसी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है जो अच्छा होता है, बुरा होता है, अच्छा तथा बुरा दोनों होता है, न अच्छा हो न बुरा हो। व्यवहार में सिर्फ उसी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है जो अच्छा या बुरा दोनों होता है दोस्तों। क्वेश्चन 85, द बिहेवियर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी? पावलो, स्किनर, थोरनडाइक या हल? 1938 में लिखी गई थी यह पुस्तक। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा दोस्तों। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो भी दिया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अनुबंधन को क्या कहा जाता है? टाइप एस अनुबंधन, टाइप आर अनुबंधन, टाइप बी अनुबंधन, टाइप ए अनुबंधन? स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन मतलब टाइप आर अनुबंधन दोस्तों, समझे? क्लासिकल अनुबंधन को टाइप एस अनुबंधन कहा जाता है। क्वेश्चन 87, बुद्धि का कौन सा प्रकार यांत्रिक बुद्धि कहलाता है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, उपरोक्त सभी? यांत्रिक या गत्यात्मक बुद्धि एक ही बात है। मतलब वस्तुओं को समझने या अनुरूप क्रिया, उनके अनुरूप क्रिया करने की जो बुद्धि है वो होती है आपकी मूर्त बुद्धि। ऑप्शन ए यही यांत्रिक बुद्धि है। क्वेश्चन 88, स्टैनफोर्ड बिने स्केल में कुल कितनी प्रश्नावलियां बनाई गई? स्टैनफोर्ड बिने स्केल कब बनी? 1916 में। किसने बनाई? स्टैनफोर्ड ने। नया रूप दिया था बिने की मापनी को स्टैनफोर्ड ने, जो 2 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बनाई गई थी। और इसमें कुल प्रश्नावलियां कितनी थी? 50, 60, 70, 90? 90 प्रश्नावलियां। कितनी थी? 90 प्रश्नावलियां थी। थोड़ा पानी पी लेते हैं मित्रों। क्वेश्चन 89, सेलोवी तथा मेयर ने सांवेगिक बुद्धि के कितने तत्व बताए हैं? 2, 4, 5, 10? शेलोवी व मेयर ने सांवेगिक बुद्धि के, मैं नाम बोल रहा हूं। पहला, अपने आप को विप्रेरित करना। दूसरा, अपने संवेगों की पहचान करना। तीसरा, अपने संवेगों का प्रबंधन करना। चौथा, दूसरे के संवेगों को पहचानना। और पांचवां, अंतर्वैयक्तिक संबंधों को ठीक से संचालित करना। कितने बताए तत्व? 5 तत्व बताए हैं दोस्तों। क्वेश्चन 90, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? स्टर्नबर्ग, पियाजे, गोलमेज या बोयातीज? तो देखिए, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया। त्रितंत्र कौन सा? पहला है अनुभवजन्य बुद्धि, दूसरी संदर्भात्मक बुद्धि, तमक बुद्धि, तीसरा कौन सा रह गया? गठकीय बुद्धि। यह त्रितंत्रीय सिद्धांत। क्वेश्चन 91, व्यक्तित्व शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण पर्सनैलिटी है। पर्सोन शब्द से बना, पर्सोना शब्द से बना, पर्सनल शब्द से बना, पर्सनोफिकेशन शब्द से बना।
देखिए पर्सनैलिटी जो शब्द है आपका, ये यूनानी भाषा के एक शब्द से बना है, यूनानी भाषा के, वो है परसोना। क्या है? परसोना। अर्थ क्या होता है परसोना का? नकाब, नकली चेहरा, मुकोटा। समझे आप? क्वेश्चन आ रहा है आपका ब्रांड में। आलपोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व की परिभाषा में व्यक्तित्व के बाहरी गुणों पर अधिक बल दिया गया, भीतरी गुणों पर अधिक बल दिया गया, दोनों तरह के गुणों पर अधिक बल दिया गया, संगठनात्मक गुणों पर अधिक बल दिया गया है। आलपोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व की परिभाषा में व्यक्तित्व के किन गुणों पर? भीतरी गुणों पर अधिक बल डाला गया है दोस्तों। क्वेश्चन 93, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने व्यक्तित्वशील गुणों में शांति व अहिंसा का शील गुण प्रदान था। उनके इस गुण को कहा जाएगा कार्डिनल शील गुण, केंद्रीय शील गुण, सतही शील गुण या गत्यात्मक शील गुण? बता दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। कार्डिनल शील गुण होता क्या है ये कार्डिनल शील गुण? कार्डिनल, केंद्रीय, गौण, तीन शील गुण माने गए। व्यक्तिक जो शील गुण है उनको तीन भागों में, कार्डिनल, केंद्रीय और एक बच गया आपका गौण शील गुण। देखिए हमें कार्डिनल की बात कर लेते हैं सिर्फ। कार्डिनल शील गुण ऐसे शील गुण जो व्यक्ति में इतने अधिक व्यापक होते हैं, जो व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता इनके, वो गुण दोस्तों। क्वेश्चन 94, विश्वास तथा अविश्वास द्वारा उत्पन्न द्वंद्व का समाधान करने के बाद कौन सी मनोसामाजिक विशेषता विकसित होता है? सामर्थ्यता, आशा, उद्देश्य या इच्छा शक्ति? एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई, उन्हीं के आधार पर है ये। क्या विकसित होती है? आशा दोस्तों। क्वेश्चन 95, रोर्सा अनुक्रियाओं से व्यक्ति क्या अध्ययन कर पाता है? अधिगम एवं अनुभूति, मस्तिष्कीय संबंध, मनोवर्ती एवं अभिवर्ती, अभिप्रेरक एवं आवश्यकता? रोर्सा धब्बा परीक्षण हरमान रोर्सा ने के द्वारा 1911-12 में किया गया था। इस परीक्षण का निर्माण प्रथम प्रकाशन 1921 में हुआ था। इसमें कुल कार्ड कितने थे? 10 कार्ड थे। समझे आप? और व्यक्ति क्या अध्ययन कर पाता है? अभिप्रेरक एवं आवश्यकताओं का। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 96, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? प्रशंसा, पुरस्कार, आवश्यकताएं, ए व बी दोनों? देखिए आंतरिक आवश्यकताएं, आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, मूल प्रवृत्तियां हैं। बाह्य आवश्यकताएं जैसे पुरस्कार है, दंड है, निंदा है, प्रशंसा है, प्रतिद्वंदिता है, ये आती है। तो देखिए प्रशंसा और पुरस्कार ये बाह्य अभिप्रेरणा में आते हैं। डी ऑप्शन ए व बी यहाँ पे रहेगा आपका सही। समझे? अभिप्रेरणा दो प्रकार, आंतरिक व बाह्य अभिप्रेरणा। क्वेश्चन 97, थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरकों के प्रकार है? स्वाभाविक, कृत्रिम, ए व बी या उपरोक्त में से कोई नहीं? थॉमसन ने अभिप्रेरकों के 2 प्रकार बताए। पहला स्वाभाविक अभिप्रेरक जिसमें प्रतिष्ठा, खेल, अनुकरण, सुझाव आएंगे, और कृत्रिम अभिप्रेरक के अंदर जैसे दंड है, सहयोग है, पुरस्कार है, ये आएंगे। तो ए व बी दोनों बताएं, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 98, निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का आंतरिक स्रोत है? आवश्यकता, उद्दीपन, प्रेरक या उपरोक्त सभी? आंतरिक स्रोत आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, मूल प्रवृत्तियां। अब देखिए अभिप्रेरणा के स्रोतों को आंतरिक व बाह्य स्रोतों में, आंतरिक स्रोत आवश्यकता, प्रोत्साहन, पूरक, चालक ये होते हैं। तो यहां पे देखिए आवश्यकता है, उद्दीपन है, प्रेरक है, ये सभी है, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 99, मानव संज्ञान विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? मानव संज्ञान विकास की पहली संवेदी पेशीय अवस्था, जन्म से 2 वर्ष, संवेदी पेशीय अवस्था। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष। और चौथी
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से वयस्क तक दोस्तों। तो कितनी हो गई? 4। ऑप्शन बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 100, आत्म प्रत्यय के प्रकार निम्न में से हैं। क्लास मत छोड़ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज। आत्म प्रत्यय के प्रकार निम्न में से हैं। वास्तविक आत्म प्रत्यय, आदर्श आत्म प्रत्यय, ए व बी दोनों में से कोई नहीं। तो ये तो आपको पता है। वास्तविक आत्म प्रत्यय किसको कहते हैं? वह कौन और क्या है, इससे संबंधित जो प्रत्यय हैं। और आदर्श आत्म संप्रत्यय, वह क्या बनना चाहेगा, यानी आकांक्षा से जुड़ा हुआ। तो ये आत्म प्रत्यय के दोनों प्रकार है दोस्तों, ए व बी वाला। ऑप्शन सी सही रहेगा। पहला काम, स्कोर बता दीजिए। 100 में से आपने कितने यहाँ पे सही अटेंड किए? सभी साथी। दूसरा काम, इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर दी गई है। जो भी साथी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पर भी सभी साथी जुड़ जाइए, क्योंकि सूचनाओं का आदान प्रदान वहाँ से हम कर सकते हैं। तीसरा काम, अभी तक जिन साथियों ने शेयर नहीं किया है, वो सभी साथी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।